हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं यूनिट 7 का। यूनिट 7 के सिलेबस में जो लास्ट लाइन है वहाँ पे 4 से 5 टॉपिक दिए हैं। चारों पांचों टॉपिक के एमसीक्यू अपन करने वाले हैं, इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको मॉर्निंग में एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं यूनिट 1 से यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब यूनिट्स 1 to 10, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के बेस्ट प्रश्नों का एक कलेक्शन लेके आऊँगी। मैराथन वीडियो रहेगा, हर टॉपिक के हर यूनिट के उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत ही शानदार रहेगा, फटाफट तरीके से अपन उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जल संरक्षण एवं प्रबंधन की एक आधुनिक विधि है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चेक टैप, ये भी है। परकोलेशन मतलब होता है रिसाव मतलब रिस के एक जगह पर जो पानी कहीं से बह के आ रहा है तो एक जगह पर उसको इकट्ठे टैंक में करना। और रेन वाटर पिट्स, ये मतलब जल संरक्षण की, कहीं पे पानी बह रहा है तो एक जगह पे गड्ढे में इकट्ठे कर लेना। फॉर्म पॉन्ड मतलब खेती के लिए तालाब बनाना। बायो रेन चार्जिंग, जो पानी आ रहा हो, रिस्क आ रहा हो, उसको खेत में इकट्ठे करना। तो ये सारी ही जो विधि हैं ये किसकी होती हैं? जल संरक्षण की विधि होती हैं। भूजल का पुनर्भरण करना, पानी की कमी को दूर करना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर वर्षा का जल एकत्र कर भूजल रिचार्ज करने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो भवनों की छतों पर होती है। रूफ टॉप ही आपको दिख रहा है, रूफ मतलब होता है छत, तो छतों पर ही वर्षा का जल एकत्र किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? भवनों की छतों पर हो जाएगा। अगला है, संवर्धन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उपयोग किस स्थानों पर होता है? तो ये शहरी क्षेत्रों में होता है। संवर्धन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वर्षा के जल को एक जगह पर एकत्र करना और उसको सिंचाई के लिए प्रयोग करना, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इकट्ठा कर कर उसको बाद में स्टोर करने की प्रक्रिया हो जाती है ताकि बाढ़ का खतरा कम हो। और इसमें छत में, ज़मीन या अन्य सतहों में बारिश के पानी को जमा करके टैंकों या ज़मीन के अंदर रिचार्ज कर लिया जाता है। स्पेशली ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? शहरी क्षेत्रों में होती है। अगला है, संवर्धन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का किस राज्य में उपयोग किया जा रहा है? तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, सभी जगहों पर संवर्धन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जा रहा है। चेक डैम किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? जो चेक डैम बनाए जाते हैं वर्षा जल रोकने और उनका पुनर्भरण करने के लिए चेक डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चेक डैम क्यों बनाए जाते हैं? वर्षा को जल को रोकने के लिए। इनको हम अस्थाई बांध, डैम से समझ लो बांध होते हैं, ये एक अस्थाई बांध या अस्थाई डैम होते हैं जो पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए और वर्षा के जल को जमा करने के लिए बनाते हैं। इससे मिट्टी का बहना भी रुक जाता है, जिससे मिट्टी का अपरदन भी कम हो जाता है। तो चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्षा जल को रोकना। क्या होते हैं ये चेक डैम? एक प्रकार से अस्थाई हम इनको डैम कह सकते हैं। ये कंक्रीट के भी होते हैं, गैवियन मतलब जालीदार पिंजरों के भी बने हुए होते हैं, रेत की बजरी के भी बने होते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये स्पेशली राजस्थान जैसे क्षेत्रों में उपयुक्त होते हैं। जल युक्त शिविर अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। परकोलेशन टैंक, परकोलेशन मतलब होता है बहाव को रोकना। परकोलेशन टैंक का मुख्य कार्य क्या है? पानी को धीमे रिसाव द्वारा भूजल भंडारण में वृद्धि करना। पानी के जो धीमे धीमे रिस रहा है उस रिसाव द्वारा भूजल भंडारण में वृद्धि करना परकोलेशन टैंक का उद्देश्य होता है। रेन वाटर पिट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्षा जल का जमीन में पुनर्भरण। रेन वाटर पिट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो वर्षा जल होता है उसका जमीन में पुनर्भरण करना रेन वाटर पिट्स मतलब जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है। किस राज्यों में वो रेन वाटर पिट्स का उपयोग किया जाता है? एमपी, राजस्थान में, दिल्ली, तेलंगाना में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी राज्यों में रेन वाटर पिट्स का उपयोग होता है। बायो रेन चार्जिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, बायो से है मतलब जैविक माध्यम है,
तो बायो रिचार्जिंग में घास, जीवाश्म, इनके लिए, इन जैविक माध्यम के लिए बायो रिचार्जिंग मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, ज़मीन में उसको संग्रहित किया जाता है। गैलरी फिल्टर या इनफिल्ट्रेशन बेल्स क्या होते हैं? गैलरी फिल्टर्स या इनफिल्ट्रेशन बाल्स क्या होते हैं? नदी किनारे जल का संग्रह करना, सुरंगनुमा संरचना बनाना। नदी के किनारे जल का संग्रह करना और सुरंगनुमा संरचना बनाना गैलरी फिल्ट्रेशन जो होता है उसका एक मेन काम होता है। कैरे क्या होता है? कैरे हम किसको बोलते हैं? तो कैरे क्या होता है? घाटियों में जुड़ी टंकियों की एक श्रृंखला जिसमें हम जल के व्यय को रोकते हैं, और छोटे बांध और जलधाराओं से भूजल पुनर्भरण, इसको हम क्या बोलते हैं? कैरे। तो कैरे को आप स्पेशली इस तरह से याद रख सकते हो कि जल को एक भरण करने के लिए, जल को एक संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैरे कहलाती है। कैरे क्या होती है? जल को संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है, कौन सी जल प्रबंधन एवं संरक्षण के समक्ष कोई चुनौती नहीं है? जल शुद्धिकरण तकनीकों की उपलब्धता। जल शुद्धिकरण तकनीकों की उपलब्धता ये कोई चुनौती नहीं है, जबकि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि एक चुनौती होती है। अस्थिर वर्षा चक्र ये भी चुनौती है। जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव ये भी चुनौती है, लेकिन जल शुद्धिकरण तकनीकों की उपलब्धता ये चुनौती नहीं है। कैरे प्रणाली का उपयोग अभी अपन ने किया था कि वर्षा के जल को टंकियों में भरना, जल अपव्यय को रोकने के लिए छोटे बांध बनाना, ये कैरे प्रणाली आती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस राज्यों में किया जाता है? तो कैरे प्रणाली का मुख्य रूप से उपयोग कर्नाटक में किया जाता है। का से कर्नाटक, का से केरे, यहाँ पे किया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी दिन बचे हुए हैं 3 या 4 दिन, इन दिनों में आपको मैं व्हाट्सएप पर तैयारी स्टेटस के थ्रू कराने वाली हूँ। स्टेटस पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट डाल रही हूँ। आपको स्टेटस के थ्रू ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद हो जाएंगे। जैसे ही आप नज़र डालोगे तो एकदम स्टेटस जो होता है दिमाग में हमारे पिन कर जाता है और वो लंबे समय तक याद रहता है। इसी प्रकार मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी मैं लगातार स्टेटस डाल रही हूँ, स्टोरी लगा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स बना बना के डाल रही हूँ। तो आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा, और ये मेरा नंबर है, यहाँ पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा तो आपका नंबर सेव हो जाएगा 6260190944 पर। और आकांक्षा 1957 1957 1857 सुना होगा आपने, आपको 1957 पर फॉलो कर लेना है आकांक्षा को। तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आज एफएसओ की तो होगी, साथ में आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, एमपीपीएससी हो, छात्रावास अधीक्षक हो, या जो भी और वैकेंसी आने वाली है, सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपकी वहाँ पर हो जाएगी। साथ ही साथ में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से भी हमारा टेलीग्राम, और एक एमपीपीएससी वाई जीके विद आकांक्षा के नाम से भी है। दोनों नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर भी प्रैक्टिस करा रही हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो केरे प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। अगला है, कोहल प्रणाली क्या होती है? कोहल प्रणाली का क्या लाभ होता है? तो ये रिसाव से जल हानि को रोकता है, पहाड़ी गांवों को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति भी करता है। कोहल प्रणाली, कोहल से याद रखना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल हानि होती है उनको रोकता है, और स्पेशली पहाड़ी जो गांव होते हैं वहाँ पर सिंचाई हेतु जल आपूर्ति करता है। कौन सी? कोहल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन या धोरा प्रणाली का उपयोग किस राज्य में हो रहा है? खड़ीन या धोरा प्रणाली का उपयोग राजस्थान राज्य में हो रहा है। खड़ीन या जो दोहरा प्रणाली होती है इसका उपयोग किस राज्य में हो रहा है? तो इसका उपयोग मुख्यतः किस राज्य में हो रहा है? राजस्थान। राजस्थानी में जल की कमी ज़्यादातर देखी जाती है हमारे भारत में, शुष्क क्षेत्र है। ये एक प्राचीन जो खरीन विधि होती है या दोहरा प्रणाली होती है, ये एक प्राचीन जो पारंपरिक वर्षा का जल संचयन विधि है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान और भारत के शुष्क क्षेत्रों में होती है। इसमें ढलान वाली भूमि पर मिट्टी को एक बांध बनाकर वर्षा जल को रोका जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वर्षा जल रोकने से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक छोटा सा जलाशय बन जाता है, जो मिट्टी में नमी आती है, और फिर उस नम मिट्टी में हम रबी की फसलें उगाते हैं, जो पानी के वाष्पीकरण और रिसाव के बाद भी खेती में मदद करती हैं। ठीक है, तो खड़ीन धारा प्रणाली का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? राजस्थान राज्य में किया जा रहा है। अगला है, कोहल प्रणाली का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? जो कोहल प्रणाली होती है, कोहल प्रणाली का उपयोग हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कोहल प्रणाली का उपयोग कहाँ पे होता है?
हिमाचल में होता है। अगला है खड़ीन धोरा प्रणाली किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है। खड़ीन जो धोरा प्रणाली है जो सतही जल का संचयन कर जो सतह पर जो जल आ रहा है उसका संचयन करने के लिए ये हो रही है। स्पेशली कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, राजस्थान में होता है। एक होती है वनधारा प्रणाली, यही वर्षा के जल को एकत्र करने की। वनधारा जो प्रणाली है वो महाराष्ट्र में होती है। तो महाराष्ट्र में अगर कोई जाता है तो बंद कर रह जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि वनधारा प्रणाली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला है रहट पद्धति में जल किस स्रोत से निकाला जाता है। जो रहट पद्धति होती है उसमें जल गहरे कुएं से निकाला जाता है। रहट पद्धति में जल किससे निकाला जाता है, गहरे कुएं से। फ्रेंड्स, कल मैंने एक आपको फसाई के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने आपको जो बताया था कि जो एफएसएस एक्ट 2006 का एक धारा बताई थी, मैंने बताया था कि जो फसाई की जो गठन है, उसकी संरचना है, उसके कार्य हैं, उनका वर्णन धारा 3 से 12 में किया गया है। लेकिन अब वो मैंने धारा 3 गलती से बोल दिया था, वो धारा 4 से धारा 12 में है। धारा 4 से धारा 12 जो अध्याय 2 है वो जो फसाई से संबंधित है, मतलब खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से संबंधित है। रहट पद्धति में जल किससे निकाला जाता है, तो रहट पद्धति में गहरे कुओं से जल को निकाला जाता है। याद रखना, रहट जो पद्धति होती है उसमें किस स्रोत से जल निकाला जाता है, तो गहरे कुएं से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, गहरे कुएं से निकाला जाता है रहट पद्धति में जल। रहट पद्धति में जल कैसे निकाला जाता है, गहरे कुएं से रहट पद्धति में से जल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है एरी प्रणाली का संबंध किस राज्य से होता है। एरी जो प्रणाली होती है वो किस राज्य में है, तमिलनाडु। कैरी प्रणाली का संबंध कहाँ से है, जो कैरी प्रणाली होती है, कैरी प्रणाली का संबंध केरल से है। जबकि एरी प्रणाली का संबंध कहाँ से है, एरी प्रणाली का संबंध जो है वो है तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है पार पद्धति का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। पार पद्धति का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में भूजल के पुनर्भरण में होता है। पार पद्धति का उपयोग कहाँ पे होता है, जो पार पद्धति होती है उसका उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है भूजल के पुनर्भरण के लिए, मतलब वर्षा जल के पुनर्संचरण के लिए पार पद्धति का उपयोग कहाँ पे होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। कौन सी पारंपरिक जल संचयन की विधि नहीं है, तो जैक वेल्स प्रणाली है, टैंक प्रणाली भी है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपतानी भी पारंपरिक है, विरदास और पनम कैनी प्रणाली भी पारंपरिक विधि है। स्प्रिंकलर जो है बूंदों बूंदों करके सिंचाई करना, ये जो है आधुनिक विधि है। स्प्रिंकलर जो सिंचाई विधि है वो कैसी है, आधुनिक विधि है। जैक वेल्स प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो सोपेन जनजाति होती हैं मेघालय की, मिजोरम की, ये जो होती हैं बांस और पत्तियों से वर्षा जल संग्रहण करती हैं। जैक वेल्स मतलब क्या होता है, जैक वेल्स प्रणाली क्या होती है, जैक वेल्स प्रणाली वो होती है जहाँ पर बांस और पत्तियों से वर्षा के जल का संग्रह हो जाता है। बांस और उसकी पत्तियों से जल का संग्रह अगर होता है तो वो कौन सी प्रणाली होती है, उसको हम जैक वेल्स प्रणाली बोलते हैं। जैक वेल्स प्रणाली का संबंध बेसिकली कहाँ से है, तो ये अंडमान निकोबार, अनगैट निकोबार द्वीप समूह में भी सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और वहाँ पे क्या होता है, बांस से पत्तियों से वर्षा का जल का संचय किया जाता है। जिंग टैंक प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, जिंग टैंक प्रणाली पिघली बर्फ का जल संग्रह करना। पिघली बर्फ का जल संग्रह, पिघली बर्फ को पिघलाकर जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, जिंग टैंक होता है। जिंग टैंक मतलब क्या होता है, बर्फ को पिघलाकर संग्रहित करना, जल को संग्रहित करना। जिंग टैंक प्रणाली किस क्षेत्र में रहती है, जहाँ पर बर्फ होगा वहीं पर जिंग टैंक प्रणाली होगी, मतलब कहाँ पर होगी, लद्दाख में है। अपातानी प्रणाली किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, जो अपातानी प्रणाली है वो अरुणाचल प्रदेश में उपयोग की जाती है। आ से हो जाएगा अपातानी और आ से ही क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को क्या बोलते हैं, ये एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली होती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन सी होती है, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली होती है। बांस के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है बूंदों बूंदों से। अगला क्वेश्चन है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, मतलब बांस के द्वारा बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है पानी। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है, एक प्रकार की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बोलते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है, तो ये स्पेशली पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ बांस का बहुत महत्व है,
तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही बांस ड्रिप प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विदार्स प्रणाली में किसका प्रयोग जल के संचयन के लिए करते हैं? जो विदार्स प्रणाली होती है उसमें किसका उपयोग जल संचयन के लिए किया जाता है? उथले कुओं का। विदार्स प्रणाली में किसका उपयोग जल संचयन के लिए करते हैं? उथले कुओं का करते हैं। इसका उपयोग किस क्षेत्र में स्पेशली किया जा रहा है? तो गुजरात में। विदर्भ प्रणाली का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? विदार्स प्रणाली का उपयोग गुजरात में किया जाता है। अगला है, पनम केनी प्रणाली में कुरुमा जनजाति जल पुनर्भरण के लिए किसका उपयोग करती है? तो जो पनम केनी प्रणाली होती है उसमें जो कुरुमा जनजाति है वो ताड़ी के पेड़ से बने लकड़ी के सिलेंडरों का उपयोग करती है। अगला है, पनम केनी प्रणाली का उपयोग किस राज्य में स्पेशली किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। पनम केनी प्रणाली का उपयोग जहाँ पर ताड़ी के पेड़ से बने लकड़ी के सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, ये प्रणाली कहाँ होती है? उत्तराखंड में ये प्रणाली उपयोग की जाती है। कौन सी प्रणाली इन सीटू जल संचयन की एक प्रमुख तकनीक होती है? इन सीटू संचयन की प्रमुख तकनीक है टेरेसिंग, माल्चिंग, रेज एंड फरो, कांटूर फार्मिंग, डिप्लो लाइन, डेट फरोज। ये सभी जो हैं इन सीटू जल संचयन की तकनीक है। कौन सी एक सिंचाई की विधि है? सतही और अधोभूमि सिंचाई, बौछारी और रिसाव सिंचाई। तो ये दोनों ही सिंचाई की एक विधि कही जाती हैं। कौन सी सतही सिंचाई की एक विधि नहीं है? तो आर्द्रता समतुल्य, चेक बेसिन रिंग विधि है, वाटर स्ट्रिप फरो विधि भी है, सर्जर सिंचाई भी है। आर्द्रता समतुल्य सतही सिंचाई की विधि नहीं है। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल भूजल जो योजना है उसकी शुरुआत 2019 में अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय है। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2019 में जल शक्ति अभियान। और अटल भूजल योजना इसकी भी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही का याद रखिएगा। अटल भूजल योजना कब आरंभ हुई और जल शक्ति अभियान कब आरंभ हुआ? दोनों ही 2019 में आरंभ हुआ था। अटल भूजल योजना जिसका लक्ष्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना था, वहीं जल शक्ति अभियान का सुधार वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाना था। दोनों ही का आरंभ 2019 में हुआ है। अगला है, कैच व रेन अभियान कब आरंभ हुआ था? कैच और रेन अभियान आरंभ हुआ था 2021 में। कैच और रेन अभियान कब आरंभ हुआ था? 2021 में आरंभ हुआ था। नमामि गंगे कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में आया था। नमामि गंगे कार्यक्रम कब आया था? नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम आया था। कौन सा कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण का उद्देश्य नहीं है? सिंचाई दक्षता में वृद्धि है, जल के वाष्पीकरण में वृद्धि, ये नहीं होता है। कृषि लागत में कमी लाना है, फसल उत्पादन में वृद्धि है। जल वाष्पीकरण में वृद्धि कृषि जल संरक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला है, कौन सा एकीकृत जल प्रबंधन का दृष्टिकोण नहीं होता है? एकीकृत जल प्रबंधन का दृष्टिकोण कौन सा नहीं होता है? जल का व्यवसायीकरण। जल का व्यवसायीकरण जल संसाधन प्रबंधन का दृष्टिकोण नहीं होता है। कौन सा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है? जल भृतों का पुनर्भरण, बाढ़ सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग और पुनरुपयोग। तो ये सभी जल संरक्षण के उद्देश्य होते हैं। एकीकृत जल संसाधन का सिद्धांत क्या नहीं होता है? लचीलापन होता है, प्रबंधन होता है, नवप्रवर्तन होता है, असमानता किसी भी संगठन का सिद्धांत नहीं होता है। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जल की आवश्यकता कितनी होने की संभावना है? तो जल की आवश्यकता 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। कितनी? 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है जल की आवश्यकता। अगला है, 2050 तक देश में मांग और आपूर्ति में असुविधा के कारण देश के जीडीपी को कितना प्रतिशत नुकसान होने की संभावना है? 6% नुकसान होने की संभावना है मांग और आपूर्ति में असुविधा के कारण। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल उपलब्धता का कितना प्रतिशत जल उपयोग करता है? तो भारत कुल उपलब्धता का 78% जल उपलब्ध करता है। 2050 तक कितना जल होने की संभावना है? आवश्यकता कितनी होने की संभावना है? 1180। 2024 के अनुसार भारत जितना जल उपलब्ध है उसका 78% उपयोग कर पाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य की। मृदा संगठन के अनुसार मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 10% पाई जाती है। मृदा में कार्बन कितना होता है? 5 से 10% कार्बन होता है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच पर होती है? किस मृदा के पीएच पर होती है? तो 6 से 6.5। 6 से 6.5 ये क्या होता है? मृदा का पीएच होता है। पीएच कितना है मृदा का? 6 से 6.5 मृदा का पीएच होता है, जिस पर पौधे की वृद्धि होती है। अगला है मृदा कणाकार में किले कण मतलब बारीक जो मृदा होती है उसका व्यास कितना होता है? 0.0 मिलीमीटर से कम। मृदा के जो बारीक किले कण होते हैं मतलब बारीक मृदा होती है उसका व्यास कितना होता है? 0.0 मिलीमीटर से कम होता है। 0.02 मिलीमीटर से कम होता है मृदा के कणों का या बारीक मृदा का व्यास। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व किससे प्राप्त किए जाते हैं? ह्यूमस से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे के जो पोषक तत्व हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? ह्यूमस से प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो नाइट्रोजन लगभग 3 से 1% तक का भाग बनाता है। मतलब 1 से 3% तक का भाग कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है। नाइट्रोजन 1 से 3% रहता है, कार्बन 5 से 10% रहता है। दलहनों में वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? मॉलिब्डेनम की होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु। याद रखना। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन आवश्यक होता है। जैव उर्वरक का कार्य क्या होता है? तो जैव उर्वरक का कार्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि विकास में सहायता। तो ये सभी जो होते हैं जैव उर्वरक के कार्य में आता है। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा होता है? एजोला होता है। एजोला जो होता है धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए जो उपयोगी जीवाणु होते हैं वो किस वर्ग के आते हैं? वो होते हैं स्यूडोमोनास। मृदा में जो अघुलनशील फास्फोरस है उसको घुलनशील बनाना है तो जो जीवाणु यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? स्यूडोमोनास होते हैं। जो भी हम नाइट्रोजन के लिए होते हैं, जबकि स्यूडोमोनास जो होते हैं वो अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में होते हैं। क्षारीय मृदा सुधारक क्या होता है? जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधारने में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। क्षारीय मृदा सुधारक कौन होता है? जिप्सम। सुमेलित कीजिए इनको। कौन सा क्या है? इसको सुमेलित करना है। पोटास युक्त उर्वरक होता है काइनाइट। पोटास युक्त उर्वरक क्या होता है? काइनाइट होता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया होता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्या होता है? यूरिया होता है। भारी कार्बनिक खाद्य किसको बोलते हैं? FYM। ये भारी खाद्य होती है। और हल्की कार्बनिक खाद्य कौन सी होती है? बोन मील। बोन मील क्या होती है? हल्की कार्बनिक खाद्य होती है। अगला है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कब बना और कहाँ बना? कब बना है और कहाँ बना है? तो 1953 में ये भारत सरकार द्वारा ये बना गया है। 1953 में बनाया गया है। उद्देश्य है मिट्टी के कटाव को रोककर मृदा संरक्षण नीति बनाना। इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पे बनाया गया है? कोटा राजस्थान पे है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय जो है मृदा संरक्षण बोर्ड का? कोटा राजस्थान में है। और पहले ये कोटा में खुले तौर पे था, उदंग मंडलम में था, और फिर बाद में इसको 1954 में कोटा में जो है बना दिया गया था। इसके अलावा 1974 में देहरादून मुख्यालय के साथ मिलकर ये जो ICAR है मृदा संरक्षण पर काम करता है। तो 1953 में ये कहाँ बनाया गया? कोटा में बनाया गया। सो फ्रेंड्स, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की बात करें तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में बना था। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? है कोटा में। इसका मुख्यालय राजस्थान के कोटा में है। अगला क्वेश्चन है कथन A और कथन 2 इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है।
मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, बिल्कुल राइट, क्योंकि इससे हमारा पादप जो होते हैं उगते हैं और पेड़ पौधे उग के से ही बना हुआ अनाज हम खाते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है पहला। दूसरा है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही इसके सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक जो मृदा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मृदा में उर्वरक और कीटनाशक डले हुए रहते हैं। अगला है मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही क्रम पहचाइए। सबसे पहले होता है अस्फुरण अपरदन, दूसरा होता है मतलब अंदर का अपरदन, दूसरा होता है फिर परत पे आ जाता है, परत के ऊपर फिर रेले अपरदन आ जाता है, और सबसे चौथे नंबर पर होता है अवनलिका अपरदन। तो ये मृदा के अपरदन का सही क्रम है। अस्फुरण आ जाएगा, परत अपरदन आ जाएगा, रेले अपरदन आ जाएगा और अवनलिका अपरदन आ जाएगा। अगला है कौन सा एक जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है, तो ये होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए किसका काम करता है, जैव उर्वरक का काम करता है। कौन करता है, नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। अगला है भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है। तो मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है, मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। हमारी जो मृदा है उसमें किसका अभाव पाया जाता है, नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अधोलिखित मतलब नीचे दी गई राइजोबियम प्रजाति में कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है, तो वो है राइजोबियम जैपोनिकम। क्या बना, कौन सी है, राइजोबियम जैपोनिकम है, जो कि सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती हैं। सोयाबीन की जो जड़ होती है उसमें गांठें बनाने का काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाने का काम करती हैं। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, क्या होती हैं, तो वो होती हैं फ्रेंच बीन। दलहनी फसल जिसमें मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, वो कौन सी होती हैं, उनको हम फ्रेंच बीन कहते हैं। ये फ्रेंच बीन्स होती हैं जिनमें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। अगला है वर्मी कल्चर में जो वर्म होता है वो कौन सा वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म को हम बोलते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म हम इसको बोलते हैं, केचुए का प्रयोग खेती में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, 100% सही है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैविक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। इसमें जैव पदार्थ होता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, तो कपास की खेत पहला आंसर हो जाए, पहला राइट हो जाएगा, दूसरा इसका सही नहीं होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दलहनी फसल के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है। दलहनी फसल के उत्पादन हेतु तत्व की बात करें तो कोबाल्ट तत्व आवश्यक होता है। दलहनी फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी में कौन सा तत्व होना चाहिए, तो दलहनी फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी में कोबाल्ट होना चाहिए। कौन सा तत्व ऐसा है जो पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है, तो पादपों में रोग और कीटाणुओं के बीच अवरोध बढ़ाने में उपयोगी कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। फास्फोरस तत्व जो होता है पादपों में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है। अगला है मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार उपयोग करने से मृदा के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट को फर्टिलाइजर के रूप में या उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करते हैं तो पीएच क्या होता है, पीएच 7 के बराबर हो जाता है, मतलब तटस्थ हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है, यदि मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में लगातार किया जाता है। अगला है नई सुधारी गई ऊसर भूमि, मतलब एक अच्छी भूमि सुधारी है फसल चक्र के द्वारा, अच्छी उपजाऊ भूमि है, इसमें हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या होगी, मतलब हरी खाद के लिए हम किस फसल का उपयोग इसमें कर सकते हैं, तो ढैंचा का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ढैंचा का उपयोग इसमें कर सकते हैं। अगला है नीली हरी शैवाल की कुछ जातियों में कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक होती है। उनमें एक ऐसी क्रिया होती है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित कर देती है जिन्हें पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं।
तो ये नीले हरे शैवाल में इसको बढ़ाने की बात की जाती है जैविक खाद में। भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित होती है? वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो मृदा अपक्षय समस्या जो होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित होती है या वन उन्मूलन से होती है? तो देखो, वन उन्मूलन, यदि वन उन्मूलन करोगे, वनों को काटोगे तो मृदा का अपक्षय होगा। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, हरी खाद वाली फसलों में किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो लोबिया। लोबिया जो होता है तो हरी खाद में उपयोग करते हैं, हर इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान में होता है उपयोग, सही है। राइजोबियम लेग्यूमेनिसिरम का मटर में होता है, ये भी सही है। एजोटोबैक्टर का गेहूं में होता है, ये भी सही है। अजोला का मक्का में होता है, ये सही नहीं है। अजोला खाद का उपयोग मक्का में नहीं होता। अगला है, मृदा में प्रयुक्त जो सॉइल शब्द है वो सॉइल भाषा किस भाषा से लिया गया है? सॉइल जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सॉइल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये एक लैटिन वर्ड होता है। ये सोलम का अर्थ क्या होता है जहाँ से सॉइल लिया गया है? इसका अर्थ होता है ऊपरी सतह या फर्श। मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, ये जो ऊपरी सतह होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। मृदा स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? मृदा के सभी घटकों का, मृदा में जितने भी घटक हैं उनका संतुलित अनुपात में होना, एक बैलेंस में होना क्या कहलाता है? मृदा स्वास्थ्य कहलाता है। मृदा स्वास्थ्य के प्रमुख घटकों में क्या शामिल नहीं है? मृदा संरचना शामिल है, मृदा का संसंजन मतलब चिपकना नहीं चिपकना ये शामिल है, मृदा का घनत्व शामिल है। मृदा का अपरदन मृदा के स्वास्थ्य घटकों में शामिल नहीं होता है। मृदा संगठन के कितने अवयव होते हैं? तो मृदा संगठन के 4 अवयव होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा संगठन के कितने अवयव होते हैं? तो मृदा संगठन के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं, जिसमें क्या होता है? 4 अवयव में एक खनिज पदार्थ होता है। मृदा में क्या होता है? खनिज पदार्थ होता है 45% तक, है ना। दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक अंश है, जैविक अंश जो होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 3 से 5% तक होते हैं, कभी कभी 5 से 10 भी हो जाते हैं। फिर होता है इसमें जल। जल इसमें मृदा में पाया जाता है। जल की मात्रा इसमें 25% रहती है। जल की मात्रा 25% रहती है। और वायु, वायु भी इसमें कितनी रहती है? 25% रहती है। इस प्रकार मृदा क्या होती है? 4 घटकों से मिलकर बनती है। खनिज पदार्थ कितना? 45%, कार्बनिक पदार्थ 3 से 5%, जल 25% और वायु, जल और वायु 25-25 रहती है। खनिज पदार्थ 45% रहता है और 3 से 5% क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला है, मृदा में खनिज पदार्थ कितना पाया जाता है? अभी अपन ने पढ़ा कि मृदा में जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 45% खनिज पदार्थ पाया जाता है। मृदा में कितने प्रतिशत मृदा में जल पाया जाता है? तो जल और वायु कितना प्रतिशत पाया जाता है? 25-25% पाया जाता है। मृदा वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मृदा वायु मतलब जो 25% वायु पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। मृदा जल का प्रकार नहीं है। कौन सा मृदा जल का प्रकार नहीं? आर्द्रताग्राही जल होता है, केशिका जल होता है, गुरुत्वाकर्षण जल होता है, लवणीय जल, सॉल्टिंग जल मृदा में नहीं पाया जाता। मृदा जल का वो प्रकार जिसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है वो कौन सा होता है? केशिका जल, जो खींचता है, पानी खींचता है पौध जमीन से, मृदा से, तो वो कौन सा जल होता है? केशिका जल कहलाता है। मृदा संगठन में केशिका जल उपस्थित रहता है। कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो आर्द्रता ग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारिता के मध्य उपस्थित होता है। केशिका जल मृदा संगठन में कहाँ पर होता है? आर्द्रता ग्राही गुणांक और क्षेत्र धारिता के मध्य स्थित होता है। मृदा संगठन के केशिका जल कितने वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है? तो ये 0.33 से 31 तक के वायुमंडलीय दाब पर धारण किया जाता है।
मृदा स्वास्थ्य में प्रमुख घटक जो कार्बनिक पदार्थ की संरचना में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती, तो टोटल 3 से 5% होती है। अब इस कार्बनिक पदार्थ में कार्बन का कितना मात्रा होती है, तो इस कार्बन की 50% मात्रा होती है। मृदा ह्यूमस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मृदा ह्यूमस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कार्बन। कौन सा पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। मृदा कणों में किस प्रकार के विन्यास में सबसे ज़्यादा रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रंध्र अवकाश कहाँ पाए जाते हैं, कणिकामय विन्यास में। कहाँ पाए जाते हैं, जो कणिकामय विन्यास होता है, कणिका वाला विन्यास होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। अगला होता है गाद मृदा। जो कण होती है, गाद मृदा होती है, उसका व्यास कितना होता है, 0.002 से 0.05 मिलीमीटर होता है। गाद के जो मृदा कण होते हैं, जो गाद मृदा कण होता है, उसका व्यास कितना होता है, तो गाद मृदा कण का व्यास 0.002 से 0.05 मिलीमीटर होता है। अगला है मृदा कणों के प्रकार में से किस में पानी का रिसाव अधिक होता है। किस प्रकार की मृदा में पानी का रिसाव ज़्यादा हो जाएगा, तो महीन जो बजरी रहेगी, पतली जो बजरी रहेगी, उसमें पानी का रिसाव अधिक होता है। किस में पानी का रिसाव अधिक होगा, महीन जो बजरी रहेगी उसमें पानी का रिसाव अधिक होगा। अगला है मृदा रंध्र अवकाश का क्या महत्व होता है। इसके मृदा में जो रंध्र अवकाश होते हैं उनका क्या महत्व होता है, वायु और जल धारण क्षमता में। मृदा रंध्र अवकाश का क्या महत्व होता है, वायु जल धारण क्षमता में इसका महत्व होता है। दोमट मृदा में पाया जाने वाला रंध्र अवकाश प्रतिशत कितना है। दोमट मृदा में पाया जाने वाला जो रंध्र अवकाश प्रतिशत है वो है 45%। दोमट मृदा में रंध्र अवकाश कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 45% पाए जाते हैं। साधारण मृदा का औसत वास्तविक आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.5 समथिंग होता है। कितना, लगभग 2.5 होता है साधारण मृदा का वास्तविक आपेक्षिक घनत्व। मिट्टी के कणों को आपस में चिपकने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, मृदा संसंजन। मिट्टी के कणों के आपस में चिपकने की शक्ति क्या कहलाती है, मृदा संसंजन कहलाती है। ह्यूमस का मृदा असंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ह्यूमस होती है वो चिपकने पे, मतलब ना चिपकने पर क्या प्रभाव, असंजन मतलब चिपकना नहीं, तो असंजन वृद्धि कर देती है। ह्यूमस अगर मृदा में ज़्यादा होता है तो मिट्टी के कण ज़्यादा नहीं चिपकते हैं। अम्लीय मृदा की क्या विशेषता होती है। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होती है। अम्लीय मृदा में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। मृदा में अमोनियम सल्फेट उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा में यदि अमोनियम सल्फेट का अधिक प्रयोग करेंगे तो अम्लीयता मतलब एसिडिटी में वृद्धि हो जाएगी। अगला है धान की फसल के लिए उपयुक्त औसत पीएच कितना होता है। धान की फसल के लिए जो पीएच होता है वो 5 से 7 के लिए मृदा का पीएच कितना होता है, धान की फसल के लिए 5 से 7 पीएच धान की फसल के लिए पीएच होता है। कितना, 5 से 7। अगला है अम्लीय मृदा का पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा अम्लीय मृदा का पीएच। अगला क्वेश्चन है पौधे मृदा में उपस्थित किस प्रकार के तत्वों का तुलनात्मक रूप से अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों का बराबर मात्रा में ही उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षार का बराबर मात्रा में उपयोग करते हैं। मृदा की अम्लीयता का क्या कारण नहीं है, क्या कारण मृदा की अम्लीयता का नहीं है। देखो, सोडियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग मृदा की अम्लीयता का कारण नहीं, जबकि क्षारीय तत्वों का अगर ज़्यादा क्षारीय तत्व निकल जाएंगे तो अम्लीय मृदा हो जाएगी। क्वार्ज चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है तो भी अम्लीय होती है। अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के प्रयोग से भी अम्लीयता होती है। सोडियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में अम्लीयता नहीं होती है। CO2 H2O से H2SO3 बनता है, कार्बनिक अम्ल होता है। ये मृदा पर क्या प्रभाव पड़ाता है, तो को कार्बनिक अम्ल बढ़ रहा है मतलब मृदा कैसी हो जाएगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। अधिकांश कृषि फसलों के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच सीमा कितनी होती है। तो अधिकांश कृषि फसलों के लिए जो मृदा की पीएच सीमा होती है वो 6.5 से 7.5 तक होती है। वह मृदा जिसमें सोडियम की अधिकता होती है वो कौन सी मृदा कहलाती है, क्षारीय मृदा। सोडियम जिसमें होगा वो कौन सी मृदा कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी। क्षारीय खनिज युक्त मूल चट्टानों से बनी मृदा में किसकी अधिकता होती है, तो उसमें होती है OH आयनों की अधिकता होती है।
मृदा क्षारीयता का कारण क्या होता है? मृदा क्षारीयता का कारण ये शुष्क क्षेत्रों में तीव्र वाष्पन दर, क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, खेती के लिए की बार बार जुताई, उपरोक्त सभी ये सारे ही इसके कारण होते हैं। एक और चीज याद रखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है वो कब आई थी? तो ये फरवरी 2015 में आई थी। ये जो मृदा के स्वास्थ्य कार्ड दे दिए जाते हैं, राजस्थान के सूरत से ये स्टार्ट हुई थी। ये 12 मापदंडों पर आधारित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो कितने मापदंडों पर आधारित है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो 12 मापदंडों पर आधारित होता है। कितने पे? 12 मापदंडों पे आधारित होता है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैलिडिटी कितने साल की होती है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। चलो अब अपन देखते हैं कीट प्रबंधन। अब हम पढ़ने वाले हैं पहले कटाई उपरांत प्रबंधन, फिर कीट प्रबंधन। कटाई उपरांत प्रबंधन में ग्रेडिंग और सफाई के बाद क्या किया जाता है? पैकिंग कर ली जाती है। ग्रेडिंग और सफाई के बाद क्या कर लेते हैं? पैकिंग कर लेते हैं। प्याज के अंकुरण को नियंत्रित करने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैलिक हाइड्राजाइड। चाहे प्याज का अंकुरण हो चाहे आलू का अंकुरण हो, दोनों में ही किसका उपयोग करते हैं? ये मिथाइल हाइड्रोजाइड का उपयोग करते हैं। आलू का जो तना है वो किस गैस के संपर्क में आने पे हरा हो जाता है? आलू का तना किसके संपर्क में आने पे हरा हो जाता है? प्रकाश। आलू जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो वो कैसा हो जाता है? उसका कलर हरा हो जाता है। फलों और सब्जियों की खराब की दर को कम करने के लिए क्या आवश्यक है ताकि उनकी खराब होने की दर कम हो सके? कम तापमान और कम RH। RH मतलब होता है रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, मतलब आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है कम होना चाहिए, तभी फल और सब्जी जो होते हैं खराब होने से बच सकते हैं। कटाई उपरांत प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल अधिकतम हो पाए, फसल की गुणवत्ता में गिरावट को हम कम कर पाएँ। तो दोनों ही इसके उत्तर हो जाएंगे। मछली में जीवाणु वृद्धि को दबाने के लिए कटाई के बाद किस विधि का उपयोग किया जाता है? गर्म करना। मछली में जीवाणु वृद्धि को दबाने के लिए दबाने के लिए कटाई के बाद गर्म करना वाली मेथड का उपयोग, मतलब हीटिंग का उपयोग किया जाता है। डीप बेड जो होते हैं उसमें शुष्कता की पहचान कैसे की जाती है? बेड में नमी और तापमान में अधिक अंतर, ये इससे तापमान में अधिक अंतर तो नहीं है, बेड में कहीं नमी तो नहीं है, इसके द्वारा हम पहचान करते हैं। पेरिसेबल्स मतलब ऐसी सब्जियां होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनमें फसल कटाई के बाद का स्तर कितना है? मतलब कितनी प्रतिशत ऐसी हो जाती हैं काटने के बाद वो ख़राब ही हो जाती हैं? तो 25 से 33% जो होती हैं फसल के बाद क्या हो जाती हैं? कटाई में ही ख़राब हो जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पेरिसेबल्स बोलते हैं। अति ज़्यादा खेत मतलब क्यारी सूखना किसकी विशेषता होती है? तो ये होती है विषम भक्षी शुष्कन की। क्यारी का सूखना, लगातार सूखना किसका होता है? विषम भक्षी शुष्कन का होता है। परिरक्षण किस किस से संबंधित होता है? खाद्य उत्पाद को लंबे समय के लिए भंडारित करना, खाद्य की उत्पादन और गुणवत्ता को खराब किए बिना उपज को भंडारित करने की तकनीक। तो दोनों ही इसके आंसर परिरक्षण में हो जाएंगे। ओटनाक किस फसल से संबंधित एक शब्द होता है? ओटनाक कपास से संबंधित एक शब्द होता है। कपास के बीजों से कपास को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओटना कहलाती है। कोकून की खोल की परत को बदले बिना प्यूपा को मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टिफलिंग। कोका की कोकून से जिस पे प्यूपा निकलता है, तो कोका की बाहर की खोल को हमने तोड़ा नहीं है और बिना तोड़े प्यूपा को मारना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको हम स्टिफलिंग बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के नाम ये कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो बेंगलुरु में है। कटे हुए फूलों के लिए पैकेजिंग सामग्री, कटे हुए फूलों को कहाँ पे रखा जाता है? कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। कटे हुए फूलों को कहाँ रखा जाता है? कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। कटे हुए फूलों के परिवहन हेतु एथिलीन का उत्सर्जन एक विकार का कारण बनता है। वो विकार क्या हो जाता है? स्लीपीनेस। क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं पौधे जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लीपीनेस, एथिलीन बोलते हैं। कृषि वस्तु ग्रेडिंग एवं विपणन अधिनियम कब आया था? तो ये अधिनियम 1937 में आया था।
वो पहली वस्तु जिसके लिए ग्रेडिंग और विपणन नियम बनाए गए थे, वो पहली वस्तु कौन सी है? वो है अंगूर। अंगूर के लिए ग्रेडिंग और विपणन नियम बनाए गए थे। एथिलीन का पूर्ववर्ती कौन है? एथिलीन का पूर्ववर्ती मेथियोनिन है। एथिलीन का पूर्ववर्ती किसको बोला जाता है? मेथियोनिन को बोला जाता है। एथिलीन से पहले क्या बनता है? मेथियोनिन बनता है। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फलों की कटाई कहाँ पर की जाती है? लाल पकी अवस्था में की जाती है। कहाँ पर? लाल पकी अवस्था में। भंडारण में प्याज के अंकुरण को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैलिक हाइड्राजाइड का किया जाता है। दीर्घकाल भंडार के लिए लंबे समय तक भंडारण करना है आलू का, तो उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? उसके लिए उपयुक्त तापमान है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आलू का अगर लंबे समय तक भंडारण करना है तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लेना होगा। आलू में कितना कितना कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है? आलू में लगभग 100 ग्राम अगर आलू है तो उसमें 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। 100 ग्राम आलू में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा? 21 ग्राम होगा। फल और सब्जियों के खराब होने के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, जो कि उसको खराब कर देती है। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई किसमें की जाती है? लाल पकी अवस्था में की जाती है। कटाई उपरांत प्रबंधन में परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो वाहनों के फर्श हैं वो कैसे होना चाहिए? फिसलन प्रतिरोधी होना चाहिए। फिसलन प्रतिरोधी से मतलब क्या होता है? फिसलन प्रतिरोधी मतलब कि फिसले ना, पेड़ पौधे जो हैं जो जिन पे सामान रखा जा रहा हो वो क्या हो? फिसले नहीं। तो मतलब इसका क्या है? ये फिसलन प्रतिरोधी होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, ये कीट प्रबंधन अब अपन करने वाले हैं। भंडारण के दौरान यदि हमें कीट नियंत्रण करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? कौन सा एक कीट नियंत्रण में सहायक होता है? कपूर, है ना, याद रखना। भंडारण के दौरान कीट नियंत्रण में कौन सहायक होता है? कपूर। कपूर का उपयोग खेती में बहुत किया जाता है ना। कीट नियंत्रण में कपूर का उपयोग किया जाता है। कपूर की तीव्र सुगंध जो होती है मच्छरों, मक्खियों, चींटियों और छोटे कीड़ों को अंदर आने से रोक देती है। तो कपूर का उपयोग प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में किया जाता है। भंडारण के दौरान अनाज को कीटों से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? फास्फीन गैस। भंडारण के दौरान अनाज को कीटों से बचाने के लिए फास्फीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो कपूर का उपयोग किया जाता है, दूसरा किसका किया जाता है? फास्फीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये लार्वा को ही ख़त्म कर देती है, जिससे कीट पनपते हैं। तो ये फास्फीन गैस क्या करती है? लार्वा को ही ख़त्म कर देती है। तो भंडारण के दौरान किसका उपयोग करते हैं? फास्फीन गैस का। आलू के अंकुरण को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग किया जाता है। अगला है, फसाई के नियमों के अनुसार क्लास 2 परिरक्षकों में क्या शामिल होता है? क्लास 2 परिरक्षक में क्या शामिल होते हैं? नाइसीन। नाइसीन जो होता है क्लास 2 परिरक्षक में शामिल होते हैं। फसाई के अनुसार क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 परिरक्षक क्या होते हैं? देखो, अलग अलग रूप से अलग अलग परिरक्षकों को बांट दिया है। जैसे कि सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट को हम पहला वाला परिरक्षक कहते हैं। फर्स्ट परिरक्षक के अंतर्गत ये आ जाता है। इस प्रकार से अलग अलग परिरक्षकों के रूप में बांट देते हैं। प्राकृतिक जैसे कि नमक, चीनी, ये नमक, चीनी, ये क्या होते हैं? पहले परिरक्षक होते हैं। पहले प्राथमिक परिरक्षक के रूप में इसको मतलब जो हमको रसोई में मिल जाते हैं। सेकेंड में सिंथेटिक रसायन आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट वगैरह, ये किस में आ जाते हैं? ये सेकेंड वाले परिरक्षक में आ जाते हैं। मतलब जो सिंथेटिक रसायन होते हैं जिनके लिए सख्त नियम और सीमाएं होती हैं। और जो क्लास 3 में आ जाता है वो क्लास 3 में वो आ जाते हैं जिनके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। तो नाइसिन क्या हो जाता है? एक नियम के अनुसार डाले जाते हैं, इसलिए इसको सेकेंड परिरक्षक के अंतर्गत जाना जाता है। फसाई के नियम के अनुसार कौन परिरक्षक में शामिल नहीं होता है? नमक होता है, ग्लूकोज होता है, एसिटिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड नहीं होता है, बेंजोइक अम्ल नहीं होता है। बेंजोएट होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है, लेकिन प्रॉपर बेंजोइक एसिड को नहीं डाला जाता है। दलहन फसल के भंडारण के दौरान किस प्रकार के कीटों से अधिक खतरा रहता है? बूचिड बीटल। बूचिड बीटल का अधिक खतरा रहता है। बीटल क्या होता है?
बीटल जो होता है वो क्या होता है, देखो एक कीट होता है, एक इस प्रकार से एक ऐसे सिंग उसमें होते हैं जो एलिट्रा से ढके हुए होते हैं, और कि ये पृथ्वी पर सबसे बड़े कीटों का समूह होता है ना। तो ये याद रखना। तो ये बीटल जो होता है दलहन वाली फसलों को सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान करता है। कोल्ड स्टोरेज में किस प्रकार की फसलें रखी जाती हैं? फल और सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। फ्रेंड्स, बार बार बोलूँगी, अपना नंबर इंस्टाग्राम पर फॉलो करवा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, तो स्टोरीज के द्वारा आपको याद हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। आकांक्षा 1957 आईडी है, और मेरे नंबर पर हाई लिख के भेज दीजिएगा। 6260190944 पर हाई लिख कर आपको भेज देना है, तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी हो जाएंगी। साथ में टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगला है, खाद्य पदार्थों के भंडारण में कौन सी पद्धति जैविक रूप से सुरक्षित मानी जाती है? विकिरण पद्धति को जैविक रूप से सुरक्षित माना जाता है। अगला है, धान को चावल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कुटाई बोलते हैं। धान को चावल में बदलना मतलब क्या होता है? कुटाई होता है। सुरक्षित भंडारण के लिए किस प्रकार की कोठी उपयुक्त की जाती है? वैज्ञानिक पद्धति में बनी कोठी सबसे सुरक्षित होती है। किसानों द्वारा अपने अनाज को कीटों के हमले से बचने के लिए किस प्रकार के रासायनिक कीटों का उपयोग किया जाता है? बोरोन रसायन कीटों का उपयोग किया जाता है। किसके? बोरोन वाले रसायन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। फलों के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग उपयुक्त होती है? फलों के लिए एथिलीन अपशोषक पैकेजिंग उपयुक्त होती है। फलों के लिए कौन सी पैकेजिंग उपयुक्त होती है? एथिलीन अपशोषक पैकेजिंग उपयुक्त होती है। खाद्य पदार्थों में बिस्फेनॉल ए के अवशेष किसके कारण से होते हैं? फलों में जो बिस्फेनॉल ए के अवशेष होते हैं वो प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन से बनी पैकेजिंग के कारण होते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए आरंभ से अंत तक दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं? फार्म टू कॉर्क बोलते हैं। फार्म टू कॉर्क इसको बोला जाता है। फसल उपरांत प्रसंस्करण कब शुरू होता है? जब उपज को संयंत्र खेत से हटा दिया जाता है, तब प्रसंस्करण होता है। जब मतलब खेत से फसल हट जाती है। फसल उपरांत खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा एक खतरा नहीं है? जैव खाद का उपयोग ये खतरा नहीं है। परिवहन, वितरण, नियत भंडारण, ये परिवहन वितरण में खतरा हो जाता है, भंडारण में भी खतरा हो जाता है, लेकिन जैविक खाद्य के उपयोग से नहीं होता। भंडारण के समय अनाज में नमी की स्वीकार्य मात्रा कितनी होना चाहिए? 10 से 12% होना चाहिए। आया था पेपर में। फलों और सब्जियों को सबसे अधिक नुकसान कौन सी अवस्था में होता है? भंडारण अवस्था में सबसे अधिक नुकसान होता है। कटाई के तुरंत बाद फल और सब्जियों का कौन सा उपचार करना चाहिए? छटाई, भाप उपचार, धुलाई, तो ये सभी उपचार कटाई के बाद फल और सब्जियों का करना चाहिए। कटाई के उपरांत कौन सी प्रक्रिया में कच्चा माल अलग कर लिया जाता है? छटाई वाली प्रक्रिया में कच्चा माल अलग कर लेते हैं। कटाई उपरांत के दौरान कौन सी प्रक्रिया में कच्चा माल अलग कर लेते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था, छटाई प्रक्रिया में अलग कर लेते हैं, और धुलाई प्रक्रिया क्या होती है? धुलने में अलग कर लेते हैं। कटाई उपरांत तकनीकों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अंतिम उद्देश्य होता है हानि कम करना और गुणवत्ता को बनाए रखना। कटाई उपरांत प्रबंधन का प्रथम चरण, कटाई के बाद हम कौन सा प्रथम चरण यूज़ किया जाता है कटाई के बाद? कटाई उपरांत प्रबंधन का पहला चरण कटाई ही होता है। फिर ग्रेडिंग देते हैं, सफाई के बाद ग्रेडिंग देते हैं, क्योंकि पहला चरण क्या होता है? कटाई इसका पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन है, कटाई उपरांत प्रबंधन में जो तकनीकें होती हैं उनके संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी तकनीकें होती हैं? भंडारण तकनीक, कोल्ड स्टोरेज जो फल सब्जियों में हो, प्रोसेसिंग तकनीक जैसे कि दाना निकालना, छिलाई, रोस्टिंग करना, पैकेजिंग में वैक्यूम पैकेजिंग, ये सब चीज़ें आते हैं, उपयोग सभी इसके अंतर्गत आता है। कटाई उपरांत क्षति को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ग्रेडिंग और भंडारण। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उसके लिए ग्रेडिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। और कौन सी अपनाई जाती है? भंडारण प्रक्रिया। ग्रेडिंग और भंडारण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। फसल की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज। अगला है, फल और सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? कोल्ड स्टोरेज प्रक्रिया की जाती है। ताजे उत्पाद को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में विचार करें। ताजे जो उत्पाद होते हैं
किस पर डिपेंड करते हैं? पूर्व शीतलन की किस्म दर पर भी करते हैं, पैकिंग सुविधाओं की दक्षता पर भी करते हैं, कटाई के समय खेत के तापमान और आर्द्रता पर भी करते हैं। तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, कटाई उपरांत प्रबंधन में ग्रेडिंग का अर्थ क्या होता है? ग्रेडिंग का अर्थ होता है आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर, जिसका अच्छा आकार हो, जिसका रंग हो, उस आधार पर वर्गीकृत कर देना। अगला है, कीट बंधीकरण तकनीक पहली बार 1937 में किसने विकसित की थी? तो निपलिंग ने विकसित की थी 1937 में। कीट बंधीकरण तकनीक 1937 में किसने दी थी? निपलिंग ने। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? फरीदाबाद में स्थित है। कीट बंधीकरण विधि किसके लिए उपयोगी होती है? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला फरीदाबाद में है, याद रखना। और कीट बंधीकरण जो विधि होती है वो फल और मक्खी के लिए उपयोगी होती है। सामान्यतः कीट वैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार के गण बनाए गए हैं या ऑर्डर बनाए गए हैं? 29 ऑर्डर बनाए गए हैं। अगला है, गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा होता है? गेहूं का सबसे खतरनाक कीट होता है दीमक। गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या लग जाता है? दीमक लग जाता है। कपास का सकिंग चिप पेस्ट या मुख्य चूसक कीट कौन सा है जो कपास में लग जाता है? लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो है वो कहाँ पे लग जाता है? लीफ हॉपर जो है वो कपास में लग जाता है। अगला है, NCIPM कहाँ पर स्थित है? NCIPM जो है नेशनल कीट का जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में ये है। दिल्ली में इसका संस्थान है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ICR के अंतर्गत ये काम करता है। इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो ये इकोनॉमिकल जो थ्रेशहोल्ड लेवल होता है उस पर आधारित होता है। एकीकृत जो कीट प्रबंधन संस्थान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ पर स्थित है? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल बेंगलुरु में स्थित है। कौन से कीटनाशी चूसने वाले नासी कीटों के प्रबंधन के लिए बीजोपचार किया जाता है? इमीडैक्लोप्रिड। इमीडैक्लोप्रिड का उपयोग किया जाता है। कीट नियंत्रण के लिए जो लाइट ट्रैप का उपयोग किसका उदाहरण होता है? कीट नियंत्रण के लिए लाइट का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा नियंत्रण होता है? उसको हम भौतिक नियंत्रण कहते हैं। फ्रेंड्स, हर यूनिट के मैंने बेस्ट 200 प्रश्न निकाले हैं, उसके लिए मैराथन लेके आऊँगी। साथ ही साथ में जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसकी ट्रिक जो है, उसकी इम्पोर्टेंट धाराओं को ट्रिक द्वारा याद कराऊंगी, तो वो उसका वीडियो भी अगला ही होगा, शायद अगला ही लेके आऊँगी, तो ध्यान रखना। साथ ही साथ में MP का मैंने अभी कराया ही है थोड़ी देर पहले, एक और MP का भी लेके आऊँगी, भूगोल का। कीट नियंत्रण में मुख्यतः उपयोग में आने वाला जीवाणु कौन सा है? बैसिलस थ्रोनिजिएंसिस है। कीट नियंत्रण में कौन सा होता है? बैसिलस थ्रोनिजिएंसिस होता है। सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी है मैलाथिओन। मैलाथिओन कीटनाशी सब्जियों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सेल्फास की जो टैबलेट आती है वो किसके प्रबंधन में उपयोग होती है? सेल्फास जो होती है, जो भंडारण करते हैं, स्टोरेज जो पेस्ट होते हैं, उसमें उपयोग की जाती है सेल्फास। सोरघम सूट फ्लाई अंडे कहाँ पर देती है? ये पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। सोरघम सूट फ्लाई अंडे कहाँ पर देती है? पत्ती की निचली सतह पर देती है। धान की टुंगरो बीमारी का वाहक कौन सा है? धान की टुंगरो बीमारी का वाहक है निफोटोटेटिक्स वायरेसन्स। कौन सा है? निफोटोटेटिक्स वायरेसन्स है। हाल ही के दिनों में बुली एफिड कहाँ का जो प्रादुर्भाव है किस फसल में देखा गया है? तो बुली एफिड का जो प्रभाव है वो गन्ने में देखा गया है। कहाँ पर? गन्ने में देखा गया है। धान की पत्तियों पर सीढ़ीनुमा झुर्रियाँ किसके कारण हो जाती हैं? धान की पत्तियों पर सीढ़ीनुमा झुर्रियाँ डिक्लेक्सिया आर्मीजेरा के कारण हो जाती हैं। धान की पत्तियों में कुछ सीढ़ीनुमा झुर्रियाँ हो जाती हैं। केंचुए का जो रुधिर तंत्र जटिल और कैसा होता है? बंद। केंचुए का जो रुधिर तंत्र होता है वो जटिल और कैसा होता है? बंद होता है। रागी का नोक्टुट छेदक क्या होता है? रागी का नोक्टुट छेदक सिसिमिया इन्फेरेंस कहलाता है। क्या? रागी का छेदक कहलाता है सिसेमिया इन्फेरेंस। गेहूं के तने के बीच एक डेड हार्ट बन जाता है, वो किसका लक्षण है?
तना छेदक, मतलब उसमें क्या हो गया है, तना छेदने वाला आ गया है, वही गेहूं के तने में डेड हॉट का कारण बनता है। कौन बनता है, तना छेदक। ऐसे कीट जो दालों के खेत तथा भंडारण दोनों में आक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं, दालों के खेत तथा भंडारण दोनों में आक्रमण करते हैं, उनको हम पल्प बीटल कहते हैं। पत्ती का ऊपर की तरफ मुड़ना तथा ऊपरी सूट का पीला पड़ना किसका लक्षण होता है, कपास एफिड का होता है। बीटी पत्ता गोभी किसके खिलाफ तैयार की जाती है, बीटी पत्ता गोभी डायमंड बैक मॉथ के खिलाफ तैयार की जाती है। आलू, मक्का, गोभी का तना सड़न रोग, धान का झुलसा रोग, ये किस प्रकार के रोग होते हैं, ये जीवाणु रोग होते हैं। सड़न रोग, धान का झुलसा रोग, ये कौन से रोग हैं, जीवाणु के रोग होते हैं। इकैटिन कीटनाशक को किस नाम से जाना जाता है, इकैटिन कीटनाशक को थायोमिटान के नाम से जाना जाता है। इकैटिन कीटनाशक को किसके नाम से जानते हैं, थायोमिटान के नाम से जानते हैं। कीटों के लिए बीएससी क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है, एक प्रकार का संपर्क विष है। क्या है, संपर्क विष है। कौन सा गंधक युक्त रसायन होता है, गंधक युक्त रसायन किसको बोलते हैं, जिनेब। जिनेब जो होता है वो गंधक युक्त रसायन होता है। क्या, जिनेब को हम क्या बोलते हैं, गंधक युक्त रसायन बोलते हैं। पाइरेला कीट किस फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो गन्ने की फसल को पहुंचाता है। जो पाइरेला कीट है वो किस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, पाइरेला गन्ने की फसल को पहुंचाता है। एरियस वाइटिला किस फलों का नाशक है, एरियाज वाइटिला किन फलों का नाशक जीव होता है, तो ये कपास का होता है। एरियस वाइटिला किसका होता है, कपास का एक नाशक जीव होता है। किसका, कपास का। सफ़ेद लटकी बीटल अंडे देती है, कहाँ पे देती है, तो भुरभुरी मिट्टी में एक एक अंडे 10 सेंटीमीटर गहराई तक देती है। सफ़ेद लट या वाइट ग्रब के जो बीटल होते हैं वो भुरभुरी मिट्टी में अंडे देती है। मूंग का जो पीला मोजेक वायरस रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, किस कीट के द्वारा फैलता है, तो एफिस क्रैक सिबोरा द्वारा। एफिस क्रैक सिबोरा द्वारा मूंग का पीला मोजेक वायरस रोग फैलता है। बिरेचोला आइसोक्रेट किस फलनाशक जीव है, बिरेचोला आइसोक्रेट जो है वो अनार को नाश कर देता है। बिरेचोला आइसोक्रेट किसको कर देता है, अनार को। ये भी एक में आया था एक क्वेश्चन में ये। कैलासोनुस्च चाइनेसिस किसका भंडारक नाशक जीव होता है, तो ये किसका होता है, चने का। कैलोसोनुस्च चाइनेसिस, नाम में देखो चना चाइनेसिस, चने का ही जैसा दिख रहा है। फ्रेंड ये एफएसओ का एमसीक्यू रिवीजन बैच है, हमारा कोर्स है, ये आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। 199 अभी इसका चार्ज है। फटाफट अगर आपको ये एमसीक्यू का रिवीजन करना जो आपको पढ़ा रही हैं तो आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे और भी कई बैचेस उपलब्ध हैं जो अभी आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये छात्रावास अधीक्षक का बैच ले सकते हैं। शुरू के 100 लोगों को ही 999 इसका चार्ज है। ये सारे टॉपिक, हमारी विशेषता है कि हम ट्रिक से याद कराते हैं, तो ट्रिक द्वारा ये याद कराए जाएंगे। साथ ही में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन 2-3 दिन में आने वाला है, तो आप हमारा ये ट्रिकी बैच ले सकते हैं। हर टॉपिक को ट्रिक से याद करवाया जा रहा है, वीकली टेस्ट करवाए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, हर यूनिट को अच्छे से तैयार करवाया जा रहा है। और ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एमसीक्यू बैच है, इसमें हर टॉपिक के एमसीक्यू हैं, बहुत इजीली आप तैयार कर सकते हैं। और ये हमारा एमपी टेट वर्ग 1 का बैच है, अगर आप वर्ग 1 केमिस्ट्री से तैयार कर रहे हो। एक हमारा एक प्रश्न बैंक तैयार हो रहा है, इसकी अगर हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। 1199 उसका चार्ज है। अगला क्वेश्चन है, दीमक का नियंत्रण हेतु किस कीटनाशी की अनुशंसा की गई है। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस किसका उपयोग करते हैं, क्लोरपाइरीफॉस का उपयोग करते हैं दीमक के नियंत्रण के लिए। इको फ्रेंडली कीटनाशी किसको कहा जाता है, इको फ्रेंडली कीटनाशी कहा जाता है नीम बेसिडिन को। नीम बेसिडिन को इको फ्रेंडली कीटनाशी कहा जाता है। पिंक बॉलवॉर्म कौन सा एक खतरनाक कीट है, कहाँ का है, कपास का। पिंक बॉलवॉर्म किसका है, कपास का एक खतरनाक कीट होता है। इरी रेशम कीट कहाँ पर पाला जाता है, इरी रेशम कीट अरंडी पर पाला जाता है। इरी रेशम कीट कहाँ पर पाला जाता है, अरंडी पर, अरंडी के पेड़ पर पाला जाता है। कौन एक बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है इनमें से,
बोलगार्ड। बोलगार्ड बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है। कौन है? बोलगार्ड। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के क्वेश्चन। ये मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक एक साथ करवा दिए हैं। ऐसे ही यूनिट 8 के लेके आ रही हूँ और पूरे यूनिट का भी एक साथ लेके आ रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।